नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हम एक ही वीडियो में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन और पीछे की थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते होंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो ध्यान से देखिए। एक चीज आपको सभी को पता होगा, कोई भी करनी की संख्या, जैसे मान लीजिए करनी में 3 होता है, करनी में 2 होता है, करनी में 5 होता है। तो कोई भी करनी की संख्या अगर वो करनी से बाहर ना निकल पाए, करनी से बाहर वो कब निकलता है, जब वो जोड़े के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए करनी में 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 बार जोड़ा है तो ये करनी से बाहर एक बार निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इन तीनों की बात कर ले तो इनमें हम जोड़ा बनाए तो कभी भी नहीं बन सकता। कोई एक संख्या का जोड़ा सेम संख्याओं का जोड़ा नहीं बन सकता। तो इसीलिए इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, अपरिमेय संख्या। ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप 6 करनी में 3 में ध्यान से देखेंगे तो करनी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आप इसका उल्टा मान लीजिए। माना माना 6 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड रुकी, हमको ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो वो क्या होता है, वो p बटा क्यू के बराबर होता है। तो ये हो गया p बटा क्यू के बराबर, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से भाग कर देंगे। तो इधर भी हम 6 से भाग कर दे रहे हैं और इधर भी 6 से भाग कर रहे हैं। इधर 6 से 6 कट गया, इधर आ गया करनी में 3 और इधर आ गया p बटे का q और इधर 6। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, करनी में 3 क्या है, देखिए अभी अभी हमने बताया कि कोई भी करनी की संख्या है, अगर वो करनी से बाहर नहीं निकल सकता तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, जो भी अंश बटे हर के रूप में होता है ये तो परिमेय होता है। तो एक साइड अपरिमेय है और एक साइड परिमेय और बीच में बराबर है। तो लिखेंगे करनी में 3, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय, करनी में 3 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए p बटे का 6q, ये क्या है, परिमेय संख्या। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता। ठीक है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं, अतः हमारा हमारा मानना असत्य है, असत्य है। और हमने माना क्या है, हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने माना है ये परिमेय संख्या और ये असत्य है, तो सत्य क्या होगा, इसी का उल्टा। इसलिए इसलिए 6 करनी में 3 एक क्या होगा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। तो करने का बेसिक तरीका यही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको बोल क्या रहा है प्रश्न, एक प्रश्न में ये बोल रहा है कि कोई एक बिंदु Q है जो P और R से समान दूरी पे है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच की दूरी
और इसके बीच की ये दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। Q का निर्देशांक हमको दिया है 0,1, P का निर्देशांक हमको दिया है 5, -3 और R का निर्देशांक दे दिया है हमको x, 6 और इसी x का मान हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला होता है, जब भी किसी दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो और दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 y1 हो और इसका निर्देशांक x2 y2 हो, तो उसको निकालने का तरीका होता है x2 में से x1 को घटाइए, स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 में से y1 को घटाइए, स्क्वायर कीजिए, ये अंडर रूट के साथ होता है। ठीक है, तो दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए ये बोल रहा है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। तो पहले तो हम इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से 0 घटा के स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 में से हम -1 घटा करके स्क्वायर कर देंगे। तो ये इसके बीच की दूरी ये रहा। अब ये बराबर है इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो हम x में से 0 घटा के स्क्वायर कर देंगे, प्लस 6 में से हम 1 घटा करके स्क्वायर कर देंगे। तो समझ में आया, बोल रहा है प्रश्न में कि ये जो दूरियां हैं बराबर हैं और किसी भी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आप किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वल साइड है, करनी से करनी कट जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3, -1, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है, क्योंकि किसी भी माइनस का जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है। जैसे -2 का स्क्वायर करना है तो +4 आएगा, -6 का स्क्वायर करना है तो +36 आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, और किसी भी संख्या को 2 बार माइनस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए माइनस का स्क्वायर करने पे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो x में से 0 घटाएंगे तो x होगा, यानी x का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों एक वैल्यू हो और दोनों सेम हो और दोनों एक साथ हो, मतलब यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस हो, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो, तो हम आसानी से काट सकते हैं। काट दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 16। तो अगर हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 16, और जब भी हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो प्लस माइनस लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो +-4, यानी इससे हमको यह पता चला कि x के दो मान हो सकते हैं, या तो +4 या तो -4। तो यहाँ हमको x का मान ही पूछा है, तो -4 या तो +4 हो सकता है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऐसे प्रश्न का आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो था हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। आप देख सकते हैं, जब भी कोई चीज हो, निर्देशांक दिया हो, दोनों के बीच की दूरी निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला था कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो हमने दोनों के बीच की दूरी निकाल करके क्या किया है, अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि यही फॉर्मूला है, और दोनों को बराबर करके सॉल्व किया। यहाँ पर x का मान हमको अननोन था, यही x का मान हमको निकालना था। तो x का जब हम समीकरण बनाए हैं तो दो मान निकला है, एक +4 एक -4, यानी x के जगह पे हम +4 भी रख सकते हैं और -4 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से है। लिखा है कि √1 - का cos थीटा बटे का 1 + का cot थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस का cot थीटा। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का मतलब ये है, आप इसको या तो इसके बराबर कीजिए या तो इसको इसके बराबर कीजिए, दोनों में से किसी को बराबर करके आपको सिद्ध करना है कि दोनों इक्वेशन जो लिखा है वो एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपको कोई भी संख्या ऊपर और नीचे सेम दिखे, बस चिन्ह बदला हो, प्लस माइनस का चिन्ह हो और करनी में हो या करनी में ना भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस का cos थीटा बटे का 1 प्लस का cos थीटा। और जब भी प्लस माइनस के साथ ऐसे चिन्ह लिखा हो तो हम इसका करते हैं हर का परिमेयकरण, यानी जो नीचे लिखा होता है बस उसी का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ माइनस लिखा है तो इसी का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे इसी संख्या से हम लोग गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करने पर इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपस में कट करके वापस क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे इसको जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इससे इस समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इसका रूप बदल जाएगा। यानी 1 माइनस का cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा दो बार है, और जब कोई संख्या दो बार गुणा होता है तो वो होता है a पे पावर 2, क्योंकि गुणा करने पे घात क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये एक संख्या मानिए और ये एक संख्या मानिए, बीच में गुणा है तो इस संख्या पे क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर एक ब्रैकेट में कोई संख्या a प्लस बी के साथ हो और बीच में गुणा और दूसरा a प्लस बी माइनस के साथ हो और एक प्लस के साथ हो, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला एक है तो एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा तो फॉर्मूला है वो लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सरल समीकरण पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, एक होता है। तीनों सरल समीकरण मैं लिख दूंगा अभी। अब हम क्या करेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर मतलब एक, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा है, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो लिख गया 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे का इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर से हम इस करनी को काट देते हैं, करनी हटा देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ये जो साइन थीटा है ना वो भाग के रूप में है, और ये भाग इससे भी होगा और इससे भी होगा, यानी इसको हम जब अच्छे से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये जो साइन थीटा है वो एक के साथ भाग आएगा, बीच में माइनस है, कॉस थीटा के साथ भी साइन थीटा का भाग आएगा। ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो साइन थीटा होता है, ये जो साइन थीटा होता है ना, इसका उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सबका उल्टा। ठीक है, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक सेक थीटा। ठीक है, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉस। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉट, और सेक का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉस। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों जो समीकरण होते हैं, ये और ये टोटल 6 हो गए। तो 6 जो होता है ना, ये दोनों आपस में उल्टा, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जो होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन प्रूफ करना होगा तो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। और इसी का उल्टा होता है cos थीटा बटे का sin थीटा, ये किसके बराबर होता है, cot थीटा के, क्योंकि sin थीटा टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, cot थीटा। अब हमने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इक्वेशन को बदल करके हमने ये ला दिया, और यही हमको क्या करना था, राइट हैंड साइड में लाना था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये प्रायिकता से है। बोल रहा है कि 52 पत्ते को एक अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पहला पूछ रहा है हमसे कि लाल रंग का एक बादशाह, हमको पहला क्या करना है, लाल रंग का एक बादशाह, एक बादशाह,
ये निकालना है। अब बताना है कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो आप सभी को ये प्रश्न में बोल भी दिया है कि ताश के पत्ते में टोटल कितने पत्ते होते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये बोल दिया है। अब मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देता हूँ कि ये जो ताश के पत्ते हैं वो उसमें कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, और 4 में 2 पत्ते जो होते हैं वो काले प्रकार के होते हैं, और 2 पत्ते कैसे होते हैं, लाल प्रकार के होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पत्ते में बादशाह कितना होता है, 4। ठीक है, रानी कितनी होती है, 4। जोकर कितना होता है, 4। ठीक है, और एक भी 4, ऐसे सब 4-4 होते हैं। टोटल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। यानी टोटल 52 पत्ते में बादशाह 4 होंगे। इसमें भी एक बादशाह होगा, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं, 2। तो प्रायिकता निकालना होता है। मान लीजिए हमको निकालना है लाल रंग का एक बादशाह, तो प्रायिकता निकालना है कि लाल रंग का एक बादशाह हो। तो इसके लिए अगर हम मान लीजिए इसका प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता में हम लोग नीचे लिखते हैं टोटल, कुल। तो यहाँ पे देखिए कुल लिखेंगे, तो ताश के पत्ते में तो कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब 52 पत्ते हमने नीचे लिख दिया। अब बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह, और लाल रंग का बादशाह कितना है, 2 है। एक और एक 2, तो 2/52। यानी इसको जब हम काटेंगे तो 2 एक कम 2, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा, 2 छक्का 12। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता 1/26 होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन पूछा है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला हमसे पूछ रहा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, जिसको हम कहते हैं फेस कार्ड, क्या कह रहा है, तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता है, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब तस्वीर वाले कितने कार्ड होते हैं, अब हमको ये पता है कि टोटल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के। और 4 प्रकार में तस्वीर वाले कौन कौन होते हैं, एक बादशाह होता है, एक रानी होता है, और एक जोकर। ये मात्र 3 ऐसे पत्ते होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। तो 3 इसमें तस्वीर वाले होंगे, 3 इसमें भी तस्वीर वाले होंगे, 3 इसमें भी तस्वीर वाले होंगे, 3 इसमें भी तस्वीर वाले होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 चौको 12। तो अगर हमें प्रायिकता लाना है कि तस्वीर वाले कितने होंगे, नीचे हमेशा टोटल होता है 52, और तस्वीर वाले कुल कितने हैं, 12 है। ठीक है, 3 चौको 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किससे कट रहा है, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, अभी भी काटे थे, ऊपर 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, ऊपर 3 हो जाएगा, और नीचे 13 हो जाएगा। तो 3/13, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/13। तो प्रायिकता वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा है कि द्विघात बहुपद x² - 5, इसके शून्यक निकालने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमको द्विघात बहुपद दे दिया x² - 5। अब इसका शून्यक निकाले कैसे, शून्यक का मतलब होता है x का मान। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए x+2 है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x का मान, तो इसमें x के कितने मान होंगे, 1 मान होंगे, क्योंकि x पे पावर 1 है। तो यहाँ जैसे ही हम सोल्व करेंगे, इसमें x का मान निकालना है, तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, और x का मान आसानी से 2 को इधर भेज के निकाल सकते हैं। तो उसी तरह इसमें अगर हम सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन का शून्यक निकालना है, यानी x का मान निकालना है, तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा x² = 5। अब यहाँ पे पावर 2 है, यानी x 2 बार है, तो यहाँ पर x 1 बार था, इसीलिए x का केवल 1 मान है। यहाँ पे x 2 बार है, इसीलिए x के 2 मान होंगे। स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है। तो यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, एक प्लस का करनी में 5 और एक माइनस का करनी में 5। अब हमें क्या करना है, हमें शून्यकों के संबंध के बीच में सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच की क्यों जाती है, क्योंकि अगर हमने देखा कि यहाँ पे दो शून्य निकले हैं, ये हमारे जो 2 शून्य वो सही है कि गलत है, इसी को
देखने के लिए हम सत्यता की जांच करते हैं। अब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को लिखा कैसे जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इसके नीचे लिख दूं x² माइनस का 5, अगर मैं कंपेयर करूं तो a का मान कितना है, a का मतलब होता है x² का गुणा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। b का मान होता है, b का मतलब होता है x का गुणा, और इस समीकरण में कहीं भी हमको x दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा 0, और c मतलब होता है अचर पद, और c का मान कितना हो गया, -5। अब सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच कैसे होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग, एक को हम क्या कहते हैं अल्फा, एक को हम कहते हैं बीटा। जो दो शून्य निकले हमारे x के जो दो मान निकले हैं, एक को हम अल्फा नाम दे देते हैं, एक को हम बीटा नाम दे देते हैं। अब शून्यकों का अगर हम योग निकालेंगे, पहले वो गुणांक बोला है लेकिन हम योग निकाल के भी कर ले रहे हैं, तो योग निकालेंगे इसका, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये होता है माइनस का बी बटे का ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का बी, कहीं बी आपको दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा करनी में 5 और बीटा है माइनस करनी में 5, और ये b का मान तो 0 है, तो माइनस का 0 और a का मान 1 है, और 0 ऊपर रहता है और किसी भी संख्या से भाग करते हैं, इस इक्वेशन का नाम 0, और इधर भी काटेंगे तो 0, 0 बराबर 0 आ गया। ये तो गुणनफल था, योगफल था, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c बटे का a। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम गुणा कर देंगे, करनी में 5 गुणे माइनस का करनी में 5, और यहाँ पे c का मान क्या है माइनस का 5 बटे का 1, और दो बार करनी का गुणा करते हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 है, और दोनों इक्वेशन बराबर है। तो देखिए इधर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो सत्यता की जांच प्रश्न में ऐसे की जाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी बहुपद दिया हो उसमें शून्य निकाल लेते हैं, शून्य निकाल करके सत्यता की जांच हम ऐसे कर लेते हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसके दो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, दोनों शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बटे का ए, और गुणनफल होता है सी बटे का ए। ठीक है, और एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आपको द्विघात समीकरण शून्य से निकालना हो, तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं x³ प्लस bx², ऐसे होता है। त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d, इस फॉर्म में होते हैं। यानी यहाँ पर x के 3 मान निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर जब 3 मान निकलते हैं तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का योग क्या होता है, यहाँ भी शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बटे का ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b चेंज हो जाता है, b क्या होता है x² का गुणांक होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का d बटे का ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुणनफल क्या होता है c बटे का ए, और यहाँ पे गुणनफल होता है माइनस का d बटे का ए, और दो दो शून्य को एक साथ लेके गुणा कर ले, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये होता है सी बटे का ए। तो इस इक्वेशन को भी ध्यान रखिएगा, सी का मतलब ये होता है एक्स का गुणांक, और डी मतलब होता है अचर का। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद को हम ऐसे लिखते हैं। और त्रिघात बहुपद का अगर आप इस फॉर्म क्या कहते हैं शून्य दिया हो और त्रिघात बहुपद निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x², एक सेकेंड मुझे, x³। ठीक है, पहले माइनस होता है अल्फा बीटा गामा, फिर x² होता है, फिर प्लस होता है, फिर दो दो शून्य अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पर x होता है, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो त्रिघात बहुपद ऐसे निकालते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बारंबारता से है। बोल रहा है कि एक सारणी दी गई है, हम सारणी यहाँ पे बना ली है, आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि इसमें 35 नगर की साक्षरता दर ये परसेंटेज में है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, दर्शाया गया है माध्य साक्षरता दर। माध्य साक्षरता दर का मतलब होता है औसत, औसत निकालना है। और औसत कैसे निकालते हैं, देखिए औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कितनी बार संख्या है।
तो ये होता है औसत। लेकिन यहाँ पर जब आपको ऐसे श्रेणी बना के दे दिया जाए कि ये रेंज दे दिया 45 से 55, 55 से 65, तो इसका हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका हमें औसत निकालना पड़ेगा। ये जो साक्षरता दर है इसका कितना औसत होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और उसको कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए किसी भी दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 हो जाएगा। और 100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका औसत कितना होगा, 50 होगा। ये x का पहला इसका वैल्यू निकला। इसको निकालेंगे तो 5 5 10 होगा, 6 5 11 और 1 12, 120, और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए सबको आधा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 45 से 55 है, अब 10 बढ़ा है इसमें। देखिए 55 से कितना हो गया, 65 हो गया। 10 10 का इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10 10 का। तो आप यहाँ से 50 10 60, 10 70, 10 80 और 10 90 ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया। अब ये जो होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब 45 से जो 55% है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। और ये कितनी है, बारंबारता, ये 10 बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, 8 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, और बोल दिया टोटल कितना है, 36। ठीक है, ये टोटल कितना दे दिया, 36। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का, ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन का मतलब होता है योग। योग किसका करना है हमको, एफ गुणे एक्स का, और नीचे हो जाएगा समेशन ऑफ एफ। हमें भाग किससे कर देना है, योग से, किसके, एफ के। तो एफ का योग कितना है, 36 है, लेकिन हमको एफ इंटू एक्स का योग निकालना पड़ेगा। तो एफ इंटू एक्स हमको चाहिए, तो एफ इंटू एक्स यहाँ हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 50 का गुणा 3 में करेंगे 150 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से हम गुणा कर देंगे 60 में, 600 हो जाएगा। 11 7 77, 770 हो जाएगा। 8 हटाए 64, 640 हो जाएगा। 29 27, 270 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 150, 600, 770, 640 और 270 जोड़ लेंगे तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 7 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, और 18 में हम 5 जोड़ेंगे 23 का 3 हासिल 2, 6 2 8 2 10, 10 7 17, और 17 और ये 7 कितना हो गया, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24। 24 कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा एक बार आप जोड़ करके। तो ये कितना हो जाएगा, 2430। जब इसको हम लोग जोड़े हैं तो 2430 आया, और इसको जोड़े हैं तो कितना आया, 36 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। किससे कटेगा, 4 3 7 2 9, 6 से काट लेते हैं। 6 से ये 6 बार में कट जाएगा। इसको 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24 होता है, और 6 5 30। ठीक है, इतनी बार में कट गया। ऊपर हो गया 405 और नीचे हो गया 6, 5 4 नहीं, अभी भी 3 से कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 3 का दोगुना होता है 6, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 3 का 9 और 3 5 15। ये हो गया 135 बटे का 2। 135 बटे का 2 मतलब हो गया 135 का आधा करना है। और 135 का आधा कैसे करेंगे हम लोग, 135 का आधा 2 से भाग कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, कितना बचा, 1, 2 सते 14, 2 पचे 10, कितना हो गया, लगभग लगभग नहीं, 37.5। ठीक है, तो 37.5, यानी इस पूरे श्रेणी का, जो हमको श्रेणी सारणी दिया था, इस सारणी का औसत माध्य कितना निकला है, हमारा निकल गया 67.5, 67.5। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रेंज दिया होगा तो x निकालेंगे। x क्या होता है, औसत, इन दोनों को जोड़ के आधा निकल गया है। फिर हम लोग माध्य निकालते हैं, तो ऊपर योग लिखते हैं किसका, जो x निकाले हैं हम, और जो ये बारंबारता, इनके गुणनफल को सब गुणनफल करके के सबको जोड़ देते हैं। वही होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी जोड़ किसका, f इंटू एक्स का, और नीचे लिखते हैं जोड़ किसका, f का, और भाग दे देते हैं, और जो निकलता है वही हमारा क्या होता है, माध्य होता है।